जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए का नोटिफिकेशन अभी भी ऑन है और नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर का इंतजार मत करो भाई, नोटिफिकेशन अभी भी चल रहा है, तो अपना ओटीआर के साथ साथ फॉर्म फिलअप कर दो। कुछ बच्चे हमेशा मैसेज करते रहते हैं कि मैम फॉर्म नहीं फिल हो रहा, कुछ अपडेट मांग रहा है या कुछ भी चीज़ें। फॉर्म सबके फिल हो रहे हैं, बहुत स्मूथली फिल हो रहे हैं। अगर आप खुद से नहीं फिल कर पा रहे तो जाके किसी साइबर कैफे से फिल ज़रूर करा लीजिए। मौका मत छोड़ना, जिंदगी में बार बार मौके नहीं मिलते हैं और इस बार तुम्हें मौका मिला है तो फॉर्म फिल करो और उसके बाद लग जाओ तैयारी में। मात्र अगर देखा जाए तो 90 दिन के बाद आपका मैथ्स का पेपर है। इस बार एनडीए का नोटिफिकेशन में मैथ्स का सिलेबस एकदम डिक्टो सेम है, लेकिन हम मैथ्स के सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन जरूर करेंगे कि मैथ्स के सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए, क्या यहाँ पे यूपीएससी के सिलेबस में लिखा है और क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या वो मैच कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं यूपीएससी के नोटिफिकेशन में मैथ्स के सिलेबस में। तो सबसे पहले चीज़ हम बात करते हैं कि मैथ्स का पेपर 300 नंबर का है ही और सबसे पहला पेपर मैथ्स का ही है। टारगेट क्या है हमारा? टारगेट हमारा ये है कि अगर हमें कट ऑफ क्लियर करना है तो 120 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन अगर हमने सही कर दिए तो हमारा कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं अराउंड 80 क्वेश्चन। क्या है वो 80 क्वेश्चन, अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि अगर हम बात करें एल्जेब्रा जो सेक्शन होता है वो पूरा पूरा क्लास 11th का होता है। कहाँ का? क्लास 11th का होता है बच्चों। क्लास 11th में पूरा एल्जेब्रा आपको पढ़ा दिया जाता है और वाकई अगर आप बात माने तो एल्जेब्रा से अराउंड जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 45 to 50 क्वेश्चंस एल्जेब्रा सेक्शन से ही कवर हो जाते हैं। क्या क्या आता है एल्जेब्रा में? देखो, इसने बोला है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, वेन डायग्राम, पूरा सेट थ्योरी है, डिमॉर्गन्स लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास 12th का सिलेबस है। ऊपर लाइन में जो भी लिखा है वो पूरा पूरा क्लास 11th का सिलेबस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन्स, रियल नंबर्स इन अ नंबर लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा क्लास 11th का। बेसिक प्रॉपर्टीज है, मॉडुलस, आर्गुमेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सिलेबस है जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ना होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, ये ना तो 11th में पढ़ते हैं ना तो 12th में पढ़ते हैं, एक छोटा सा चैप्टर होता है, आराम से कवर किया जा सकता है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, ये हो गया। इसके साथ साथ क्या है? अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी ये सीक्वेंस एंड सीरीज की बात कर रहा है। इतना सा जो इन्होंने लिखा है ये पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज कवर कर दिया इन्होंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ऑफ टू वेरिएबल बाय ग्राफ्स, हालांकि ये नहीं आता है, ये सेक्शन पूरा काटने लायक है, ये नहीं आता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th का टॉपिक अच्छा खासा कवर करता है, 7 नंबर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग 4-5 सवाल आ जाते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से 4-5 सवाल आ जाते हैं। वही अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर से तो 5-6 सवाल आ जाते हैं। सेट थ्योरी से 2-3 सवाल आपके बन रहे होते हैं। बायनोमियल थ्योरम की अगर बात करें तो बायनोमियल थ्योरम से वही 2-3 सवाल आएंगे और इट्स एप्लीकेशन। लॉग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉग के 2-3 सवाल इस बार पेपर में देखने को मिले थे। हालांकि लॉग पढ़ना बहुत जरूरी है। सीबीएसई बोर्ड वालों का बड़ा लॉस है इसमें, क्योंकि सीबीएसई में अलग से लॉग पढ़ाया नहीं जाता, यूपी बोर्ड में आराम से लॉग पढ़ाया जाता है। तो लॉग जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी हमें कैलकुलस में भी बहुत ज्यादा यूज होती है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पूरा पूरा चैप्टर जो है आपका, यहाँ से 10 सवाल सीधे सीधे आ रहे हैं बाबा। क्लास 12th का है ये चैप्टर, क्लास 12th। एनसीईआरटी पढ़ के अगर तुम सोचोगे कि खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी पढ़ने से कभी भी ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। एनसीईआरटी इतनी बेकार बना दी गई है वाकई में, क्या बताएं, बच्चा उसको पढ़ करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कसम से 2-3 सवाल ना कर पाए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिए सब कुछ। जब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हटा दी तुमने तो डिटर्मिनेंट रखा क्यों है? मतलब उसमें बचा क्या? तो कुछ नहीं है। एनसीईआरटी के दम पे बिल्कुल मत करना पेपर। और दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो तो रामबाण का काम करेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ लेना। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये एनसीईआरटी काट चुका है। जॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा। एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये पूरा 2 और 3 जो आता है क्रैमर्स रूल से एंड बाय मैट्रिक्स मेथड, यानी गॉस जॉर्डन वाला जो मेथड है वो पूरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का पूरा सिलेबस इसमें आएगा आपका। तो अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ये चैप्टर गलती से ना छोड़ें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री है आपका। ट्रिग्नोमेट्री जो है इससे भी लगभग, अब जो वेटेज है, बीच में गिरा था इसका वेटेज, अब जो इसका वेटेज है वो 10 से 12 सवाल का वेटेज ये रखता है, ठीक है। यहाँ पे जब हम ट्रिग्नोमेट्री बोल रहे हैं तो एंगल एंड देयर मेजर इन डिग्री एंड रेडियन, हालांकि नहीं आता है बट बेसिक नॉलेज देगा ही, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक सम एंड डिफरेंस का बेस्ड फॉर्मूला आते हैं भाई, क्वेश्चन आते हैं काफी इसमें। मल्टीप्लिकेशन एंड सब मल्टीपल एंगल्स, यानी हाफ एंगल, 3 थीटा, 2 थीटा, थीटा/2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, 10th का सिलेबस है ये, 10th का।
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल ना 11th में पढ़ते हो ना 12th में पढ़ते हो, लेकिन आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अब बताओ एनसीईआरटी का क्या करोगे? हाँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th का ही है सिलेबस। एनालिटिकल ज्योमेट्री अगर हम बात करें, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D एंड 3D, 2D एंड 3D इस कंबाइंड दे देते हैं। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, स्ट्रेट लाइन का पूरा पूरा चैप्टर, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्लास 11th में ही पढ़ाया जाता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड लाइन, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में भी आराम से मेंशन है, तो क्वेश्चन कैसे ना बने, बनता ही बनता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड एंड इन जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, क्लास 11th का टॉपिक है 2D का। एनडीए में बिल्कुल वेटेज नहीं है इसका, लेकिन अगर आप जेई में जाएंगे तो इसका भरपूर वेटेज पाएंगे, इतने छोटों में नहीं लिखा रहता उसके सिलेबस में। इसेंट्रिसिटी एंड एक्सेस ऑफ कोनिक, पॉइंट इन 3D स्पेस यहाँ से शुरू हो गया, इससे पहले यहाँ से यहाँ तक जो सिलेबस डिस्कस किया है ना उन्होंने 2D का कर लिया, अब यहाँ से यहाँ तक 3D का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो 3D डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो भी है, इक्वेशन 2 पॉइंट्स की, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में लाइन की इक्वेशन बनाना, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन बढ़िया बढ़िया वेरियस फॉर्म में 4-5 तरीके के पढ़ डालो यार, यहीं से तो क्वेश्चन बनता है और कहीं से और थोड़ा ना आसमान से क्वेश्चन आ जाता है। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन साइन थीटा लगा करके निकाल दो आराम से, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये यहाँ से पूरा 3D का सिलेबस है। 2D और 3D, मैं कह रही हूँ 2D छोड़ दो, 2D जो है ये पूरा छोड़ दो, लेकिन जो 3D है वो पूरा लगा डालो, इससे 5 से 6 सवाल बनते हैं, तो इसको लगा डालो। ये छोटा सा एक ही चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी है, अगर तुम लग जाओगे कवर करने में 3 से 4 दिन में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। डिफरेंशियल कैलकुलस जो होता है इसमें क्या आएगा, कंसेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, फंक्शन में डोमेन एंड रेंज गलती से मत भूलना, ग्राफ ऑफ फंक्शन अच्छे से पढ़ लेना, खासकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, सिग्नम फंक्शन का है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो ये सारे फंक्शन अच्छे से पढ़ डालना। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन बनता ही बनता है और फ्री के नंबर होते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन से, ठीक है। 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। अब बताओ इनवर्स उन्होंने निकाल दिया, एनसीईआरटी वालों ने इनवर्स हटा दिया भाई, इनवर्स नहीं आ रहा है। नोशन ऑफ लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। एग्जांपल कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्लास 12th में आता है। एग्जांपल अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ अ पॉइंट, मतलब कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये पूरा इसमें दिया हुआ है, इसको देख लो। मोनोटोनिक फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पूरा जो क्राइटेरिया है मैक्सिमा और मिनिमा का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी दिया हुआ है उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। डिफरेंशिएशन, बेसिकली इसने क्या कवर किया, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 6 चैप्टर इन्होंने कवर कर दिया। और इन 6 चैप्टर को अगर मैं बताऊं आपको तो अकेला फंक्शन जो चैप्टर है वो 14 से 15 सवाल लेकर के आता है, डिफरेंशिएशन 3-4 सवाल ले आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी 3-4 सवाल ले आता है, इसी तरह लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी भी 3-4 सवाल ले आते हैं। तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये 25 सवाल का वेटेज लेकर के चल रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस। इसी तरह अगर हम बात करें इंटीग्रल कैलकुलस की, तो इंटीग्रल कैलकुलस में जब आप देखोगे तो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले जितने भी है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो इनवर्स इंटीग्रेशन होते हैं वो, उसी के साथ साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ जाएगा आपका, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व भी आ जाएगा, ऑर्डर और डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ गया ये, यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय दी कर्व, ये आ गया, जिसको आप वेटेज मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि 10 सवाल, 10 से 12 सवाल का वेटेज यहाँ पे रहेगा। लेकिन इसके अगर अलावा हम बात करें तो ऑर्डर और डिग्री की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा आ गया, जिसके ऑर्डर और डिग्री से एक सवाल फिक्स्ड है, आना ही आना है, उसको क्यों छोड़ना है, वो तो फिक्स्ड है, आना ही आना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एग्जांपल, ये भी आना है ना। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरियस टाइप, ये सब आता ही आता है, तो इसको भी छोड़ना नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उससे भी 3-4 सवाल देखने को मिलता है। आगे की बात करते हैं वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर जो है वो आराम से 5 सवाल लेकर के आता है, 5 से 6 सवाल, और मैं बता दूं कि ये फ्री के नंबर हैं, बहुत टफ सवाल नहीं पूछता ये। और वेक्टर अकेला एक चैप्टर 5-6 सवाल लेकर के आ रहा है, तो आपको पढ़ना चाहिए, वेक्टर गलती से भी नहीं छोड़ना चाहिए। वेक्टर इन 2 and 3D डायमेंशन में दोनों में आता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आता है, यूनिट एंड नल वेक्टर, PYQ जरूर देखें, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा इसको देख करके। एडिशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट भी आता है। ट्रिपल प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, वर्क डन पे भी क्वेश्चन थोड़े से पूछ लेता है, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। तो 2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो आता ही नहीं है, देख रहे हो, दिया ही नहीं इसने, तो आता नहीं है, बट हाँ कभी कभी एक आध क्वेश्चन बीच में उठे हुए हैं तो पढ़ लेना, थोड़ा सा ही बस कॉन्सेप्ट है उसका। और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये पढ़ लो, 5-6 सवाल यहाँ से बन जाएंगे,
ठीक है। स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी भैया रामबाण है स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर इसकी बात करूँ ना तो 20 सवाल सीधा सीधा 2 चैप्टर से आ रहे हैं, गलती से मत छोड़ना। स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, संचयी बारंबारता जिसको हम कहते हैं, ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, पॉलीफ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये सारे ग्राफ अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, उसको ढंग से पढ़ना है। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड की आपको पढ़ना है। और वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिटर्मिनेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा बच्चों को समय लगता है समझने में, लेकिन बड़ा अच्छा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो 10 सवाल का फंडा यहाँ से क्लियर होगा, 8 से 10 सवाल का, और 10 से 12 क्वेश्चन ये आएंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम एसोसिएटेड विद सैंपल एक्सपेरिमेंट, इवेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री, एलिमेंट्री एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इवेंट्स आ जाएगा इसमें। प्रोबेबिलिटी का मतलब सब देख रहे हो, कंडीशनल, बेस, रैंडम वेरिएबल्स, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा मतलब 11th और 12th, 10th में भी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी तुम पढ़ते हो, पता है ना, याद है ना। तो 10th, 11th, 12th की तीनों की प्रोबेबिलिटी मिला दी जाए तो पूरा प्रोबेबिलिटी का खेला है। लेकिन प्रोबेबिलिटी का चैप्टर अगर तुमको पढ़ना है, मतलब मान के चलो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर तुम आराम से कवर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन में अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, ये बात जान लो, ठीक है। वन शॉट की बात नहीं कर रही हूँ, वन शॉट एक बार पढ़ते हो, दूसरा बार जाके पेपर में उल्टी भी नहीं कर पाते हो, तब तक पहले भूल जाते हो। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना कि पहले से थोड़ी सी चीज़ें ना पढ़ के बैठो, और अच्छे से डिटेल में पढ़ के बैठो यार, मज़ा आएगा तुमको भी जब पढ़ के बैठोगे ना। सिलेक्टिव अपना कोर्स ऑफ कंटेंट देखो, जहाँ से तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, उस पर फोकस करो। किसी और की स्ट्रैटेजी चुराने की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी स्ट्रैटेजी चुराने की जरूरत नहीं, अपनी खुद से स्ट्रैटेजी बनाओ और एकदम फाड़ के आओ पेपर को, ठीक है। 90 दिन बचा हुआ है, 90 दिन में कोर्स के लिए रिलेटेड भी बात कर लो, और वो कोर्स जो है 90 डेज का आगाज बैच, वो आपको दिलाएगा 100% सफलता, क्योंकि आपको बताएंगे टीचर्स ही कि आपका इंटरेस्ट क्या है किन किन चैप्टर्स में, और कहाँ पे आपको मेहनत करनी है, क्या है आपकी कमजोर कड़ी जिसको आपको छोड़ देना। क्योंकि पेपर को पढ़ने से पहले, सिलेबस को समझने से पहले, सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि क्या मुझे नहीं पढ़ना है, उसको पहले सफल कर दीजिए, और उसके बाद जो पढ़ना है उसको पूरा रगड़ डालिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।